कांग्रेस की ओर झुकाव होने के बावजूद दिलीप कुमार के संबंध शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकुर के साथ बेहद अच्छे थे। 1998-1999 में एक बार बहुत तल्खी के सिवाय दोनों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे। वहीं 1998 से 1999 का दौर वही था जब पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज देने में मंशा जताई थी। उस वक्त पाकिस्तान को लेकर दिलीप कुमार के रुख को जानते हुए भी ठाकरे ने सम्मान स्वीकार करने पर ऐतराज किया था। ठाकरे के इस विरोध से बहुत अधिक राजनीतिक बवाल भी मचा। दिलीप कुमार को सबसे ज्यादा चोट इस बात से पहुंची कि कार्टूनिस्ट से राजनीतिक में आने वाले 3 दशक पुराने उनके दोस्त ने उनके निष्ठा और देशभक्ति पर सवाल उठाया। इस बारे में उन्होंने अपने आत्मकथा में भी लिखा है। दिलीप कुमार ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में सलाह मांगी कि उन्हें यह अवार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। इस पर वाजपेयी ने कहा कि बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि वे कलाकार हैं। कलाकार राजनीतिक और भौगोलिक सेवाएं से परे होते हैं। इस विवाद से मीडिया के एक सेक्शन को मौका मिल गया कि वे दिलीप कुमार को निशाना बनाएं। अब दिव्यांगत हो चुके एक फिल्म पत्रकार और फेंगशुई मास्टर मोहन दीप ने लिखा, ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दिलीप कुमार को क्यों निशाने इम्तियाज दिया जा रहा है। मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा क्योंकि यह अवार्ड पाकिस्तान को दी गई सेवाओं के लिए है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। महज दिलीप कुमार ही हैं जो इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। यह पहला मौका नहीं था जब कलाकार को धार्मिक जुड़ाव के कारण निशाना बनाया गया था। बहुत पहले 60 के दशक में गंगा जमुना को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी मिलने के बाद कोलकाता पुलिस के एक टीम ने उनके मुंबई स्थित घर पर छापा डाल दिया। दिलीप कुमार को कहा गया कि वे पाकिस्तान जासूस बन रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई थी। दिलीप कुमार के घर पर जब ये कार्यवाही का आधार ये था कि कोलकाता पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया था जिसके पास से एक डायरी मिली थी। डायरी में दिलीप कुमार समेत बहुत से बड़े लोगों के नाम थे। इस तफ्तीश में पुलिस का सबसे ज्यादा घटियापन ये दिखा कि उसने लिस्ट में दर्ज किए गए हिंदुओं को कॉन्ट्रैक्ट माना और मुसलमानों को दुश्मन का एजेंट। चूंकि पूरा मामला ही बेवजह के तर्कों पर था, लिहाजा उससे इस बड़े कलाकार को बहुत तकलीफ हुई। इस वाक्य पर वीर संघवी ने अपने एक लेख में भावुक होकर लिखा, इससे पता चलता है समाज में पूर्व कितना गहरा है। देश का टॉप का कलाकार नेहरू के दोस्त पर, और उस वक्त भी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम होने के कारण जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है। अगर देवानंद का नाम डायरी में होता तो इसका बहुत कम अंदेशा है कि उनके घर भी छापा मारने की जहमत उठाई जाती। कई पीड़ादायक महीनों के बाद पुलिस ने सबूतों के अभाव में मामलों को छोड़ दिया। फिर भी अफवाहें चल ही रही थी। दिलीप कुमार खुद कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ तक चर्चाएं हुई कि पुलिस ने उनके घर के फर्श के नीचे से रेडियो ट्रांसमीटर बरामद किया है कि वे फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान जासूस बन रहे हैं और उनके ग्रुप को साथ दे रहे हैं।
दिलीप कुमार एक जासूस है, ये एक बड़ा सवाल बन गया था। ये किस तरह से सोचा जा सकता है? उनके पास कौन सी जानकारियां हैं जिन्हें वे पाकिस्तान को बता सकते हैं? सिंघवी ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि इस तरह की तमाम अफवाहों के बाद भी 65 में लड़ाई के दौरान वे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े रहे। उन्होंने ये भी लिखा, ये सब मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप सोच सकें। दिलीप कुमार बल ठाकरे के गलत प्रचार को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। इसे समझने के लिए कि दिलीप कुमार इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे थे, ये समझना ज़रूरी है कि वे मानते थे कि अपनी देशभक्ति प्रमाणित करने के लिए चाहे वे जो कर ले, कुछ लोग ये समझते रहेंगे कि ये सब पर्याप्त नहीं है। इसमें भी हैरानी नहीं है कि अगर जिन्हें कोई अपना मित्र माने वही उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करे। अपने लंबे करियर में उन्होंने लोगों का जितना प्यार मिला है, यह लख्ती भी शामिल है कि सिर्फ एक धर्म को मानने के कारण उन्हें इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा। बीते वक्त से मिले तजुर्बे की वजह से ही उन्हें निशाने इम्तियाज के सम्मान के मामले में उठे विवाद से उन्हें ये तकलीफ हुई। फिर एक ऐसी तरह से उन्हें सहयोग मिला जहां से उम्मीद नहीं थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें ठाकरे की अनदेखी करके अपने ज़मीन की सुनने की सलाह दी। दिलीप साहब 98 में सम्मान लेने गए और अपने साथ सुनील दत्त को भी ले आए। ठाकरे का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने कारगिल की लड़ाई के दौर भी उन्होंने मांग की कि दिलीप कुमार निशाने इम्तियाज वापस कर दे, लेकिन दिलीप कुमार ने इससे मना कर दिया। उन्होंने लिखा, ये सम्मान मुझे मानवीय काम के लिए दिया गया है जिसके लिए मैं समर्पित हूँ। मैंने गरीबों के लिए काम किया है। मैंने वर्षों तक भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच दूरियां घटाने के लिए पुल बनाने का काम किया है। जिस तरीके से भी दोनों मुल्कों के लोग नज़दीक आ सकें, मैंने हर वो राह अख्तियार की है। अब बताइए कि इनमें से किस चीज़ का ताल्लुक कारगिल से है। इन सब के बाद भी दोनों के बीच तल्खी बहुत वक्त तक नहीं चल सकी। दोनों के साझा दोस्तों ने दखल देकर एक राजनेता और एक अभिनेता को फिर से उनकी स्थिति समझने में मदद की। दिलीप कुमार अतीत में झांकते हुए कहते हैं, हमने बिना बहुत कुछ किए अपने मतभेद भुलाए और फिर से ताल्लुक कायम किए, क्योंकि हम और अपने को और आसपास के लोगों को और दुखी नहीं करना चाहते। जब कभी भी हम उनके घर पर बॉम्बे में मिलते, अपने मतभेद दरकिनार करके फिर से एक दूसरे के प्रति अपने सम्मान को कायम करने में एक हमें सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। दिलीप कुमार और बाला साहेब ठाकरे 1966 में शिवसेना के गठन के बहुत पहले एक दूसरे से मिले थे। दोनों ने एक दूसरे के काम की सराहना की और पसंद किया। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार लिखते हैं, वे एक एक्टर के तौर पर मेरे काम को पसंद करते थे। मैं उनकी तीखे कार्टून को जब वे अपने तौर से होते तो बहुत खुश मिजाज रहते। शिवसेना प्रमुख की पत्नी मीना ताई के मेहमान नवाजी ने भी उनके रिश्ते को फिर से कायम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दिलीप कुमार ने मातोश्री में कई बार दावत खाई है। 2012 में ठाकरे के निधन पर दिलीप कुमार ने उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा, अपने समर्थकों अपनी दुनिया में वे टाइगर थे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि वे शेर की तरह रहे, यकीन, भरोसा और सम्मान के प्रेरणा के तौर पर। आज सभी जब खुद दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसी दास्तान भी है जो उनके जिंदगी में अब तक सभी के सामने नहीं आ पाई। तो वहीं आज जब फैंस को ये पता चलेगा कि किस तरह अपनी जिंदगी में आए गए हर मुसीबत को डट कर सामना किया है दिलीप कुमार ने, तो वहीं उनके फैंस को काफ़ी खुशी भी पहुंचती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से श्रेया की रिपोर्ट।